थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। जस्ट 1 minute। वन मिनट प्लीज, बस इसको। प्लीज वेट वेट वेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा एडजस्ट कर दो। ओ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा एडजस्ट करे तो अब हो गया। तो गुड मॉर्निंग। तो बात करते हैं। हाँ ठीक बा। आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे ऑर्गेनिक का, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स एंड विटामिन्स। एंजाइम्स और विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो नोटबुक ओपन कर लें और नोट करना शुरू करें। एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। नाम है एवरीडे लाइफ, लेकिन हम लोग इसको वीक में 1 डे पढ़ेंगे। क्यों? आप लोग इसको पढ़ो, ये डिटर्जेंट के बारे में है, थोड़ा बहुत डेली लाइफ से रिलेटेड है, मेडिसिन से बारे है, इसको आप पढ़ सकते हो। हम लोग भी ये सर हम लोग को नहीं पढ़ाए थे, हम लोग अपने से पढ़ लिए थे, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा, पहले आप एक बार पढ़ लो, आपको अगर दिक्कत होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हर मंडे को इसको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री। तो कल से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, ठीक। सॉलिड स्टेट का स्टार्टिंग कल से होगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि कल से जो चैप्टर होगा वो आपका एक जो नया बुक है, ठीक है ना, फिजिकल का, उससे स्टार्टिंग होगा और पहला चैप्टर होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई भी बुक ले लो, एनसीईआरटी को, महाराष्ट्र बोर्ड का, जिसमें सॉलिड स्टेट टॉपिक है, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो ज्यादा आता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो प्लीज ओपन द बुक एंड नोट समथिंग ऑन द बोर्ड कॉल्ड एंजाइम्स। प्लीज, एंजाइम्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एंजाइम क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिकल कैटलिस्ट, ओके। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ठीक। रियल में होता क्या है कि इट इज ए प्रोटीन। एंजाइम्स रियल में क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। इट इज रियली, या इट इज ए ग्लोबुलर ग्लोबुलर प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा। ये इट इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब यही होता है कि जहां पर लिविंग बीइंग है, उनकी अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड होते हैं, और उसकी रिएक्शन के रेट को ये आपको क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। जब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाता है तो रियल में ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। या और वो भी प्रोटीन्स में हम लोग पढ़े हैं फेबुलस प्रोटीन से, हाँ, और एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो फेबुलस नहीं है बल्कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स है। यानी यूं कहो कि ऑल एंजाइम्स are proteins, but all proteins are not enzyme. Proteins are not enzyme. ये शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है बोर्ड में एंजाइम के बारे में, ठीक है। तो प्लीज इसको लिखें। जो नीट वाले स्टूडेंट है, बायोलॉजी वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन जो जेई वाले हैं उनके लिए ये सब काफी है। तो प्लीज इसको लिखेंगे।
ठीक, ओके। अब देखो, हमने तो अभी बात किया कि एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स जो बनते हैं उसमें कुछ पार्ट्स का एडिशन होता है, तो जिसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, यानी उसका कुछ एडिशनल पार्ट। तो उसमें नन प्रोटीन्स होते हैं, यानी ये प्रोटीन के तो बने रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके कंपोनेंट है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नन प्रोटीन से बने रहते हैं। ठीक है, और उस नन प्रोटीन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और उसका नाम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। यानी एंजाइम्स, इसको लिख लो, एंजाइम्स हैव some components which are formed by proteins called prosthetic group। ठीक, ग्रुप लिखेंगे। ठीक है, these prosthetic group either connected with this prosthetic group either connected with metal ion called cofactor, या कोई ऑर्गेनिक मोलिकुल्स कॉल्ड कोएंजाइम। इसको लिखो, समझाता हूं। कोएंजाइम, ठीक, ब्लर है, इसको क्लीन कर देते हैं। इट इज क्लियर। यानी मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो आइदर कनेक्टेड किसके होते हैं, या तो मेटल आयन जिसको हम लोग कोफैक्टर्स बोलते हैं, या स्मॉल ऑर्गेनिक मोलेकुल्स, या स्मॉल ऑर्गेनिक मोलेकुल्स लिख दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स। ठीक है ना। कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं, कोएंजाइम्स जो होते हैं आर derived from vitamins। ये विटामिन से डेराइव है होते हैं। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि जिस दिन लीव हो उस दिन मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं बता दूंगा। नो टेक टेंशन, सब कुछ खत्म कर दूंगा। ठीक है, लिपिड भी बता दूंगा, ये 2 मिनट का काम है, ये भी बताऊंगा। ठीक, तो ये कुछ डिफिनीशन हो गया हम लोगों का, किसका, एंजाइम्स का। ठीक, ये एंजाइम्स का डिफिनीशन हो गया। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स।
स्पेसिफिसिटी, प्लीज इसको लो। एक तो इसे देखो, पहला कैरेक्टर है, पहला जो प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिसिटी, यानी स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक का मतलब होता है नहीं नहीं, बोर्ड की शुरुआत नहीं है, कल जो है वो आपको सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री 12 का हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको बेस से लेके पूरे जितने भी है टॉप तक सब कुछ कल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका बोर्ड हो जाएगा, जेई या नीट सब हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। उसमें और 7 चैप्टर हैं, ठीक है ना। 7 चैप्टर को और हम लोग को पढ़ना है, तो प्लीज इसको देखें। स्पेसिफिसिटी के बारे में बताते, यानी स्पेसिफिक रिएक्शन। तो मैं यहां पर बताता हूं कि लिविंग बीइंग में मिलियन बिलियंस केमिकल रिएक्शन होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, हाँ, केमिकल रिएक्शन का वो क्या होता है, एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए उसकी रेट को एक्टिविटी लेसन वाज ओवर, क्या वो खत्म हो गया है क्या सॉलिड स्टेट? कोई बोल रहा है यस नो हाफ? नहीं नहीं नहीं, वो किसी ने अगर कभी पढ़ा भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगा। कल का जो चैप्टर होगा वो सॉलिड स्टेट होगा। बस मैं यही जानना चाहता हूं, कोई पढ़ लिया हो या कोई नहीं भी पढ़ा है तो भी ये ज्वाइन करेगा। सब मैं बताऊंगा, ये तो ऑर्गेनिक का मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग ये फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग शुरू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, 12 का पहला चैप्टर है, ठीक है। ओके, बस प्लीज इस पर देखो, मेरे को पढ़ाने दो बाबा। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब यही होता है कि पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, यानी ईच एंजाइम कैटेलाइज, यहां पर लिखते चलो, ईच एंजाइम्स कैटेलाइज लाइज स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन, इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। यूरिया किसको बोलते हैं? ऐसे, इसकी हाइड्रोलाइसिस अगर कराते हैं, ठीक है ना, तो ये अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, इसको कैटेलाइज करने के लिए ये हमारा एक यूरेज करके एंजाइम की जरूरत होती है। प्लीज देखिए, इसकी रेट को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर मैं यू कह दूं NHCH3, ये NH2, देखो एन मिथाइल यूरिया है, एन मिथाइल यूरिया, इसकी हाइड्रोलाइसिस हमको कराना है, तो हम यहाँ पर यूरेज एंजाइम को यूज नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात समझो, क्योंकि एक पार्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए एक पार्ट स्पेसिफिक हमारा क्या होगी, कैटलिस्ट होगा। यानी इसकी हाइड्रोलाइसिस करने के लिए मात्र यूरेज ही एंजाइम की नीड है।
ठीक है ना, दूसरे का यूज नहीं कर सकते। अगर ये थोड़ा सा अगर बदल दें कि एन मिथाइल यूरिया, अगर इसमें यूरेज अगर हम डालते हैं तो इसकी हाइड्रोलाइसिस ये नहीं कर पाता है, इसकी रेट को इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन इनकी रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज होगा। यानी इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए यही स्पेसिफिक है। जैसे ये चेंज होगा वैसे इसमें चेंज इसको भी बदलना होगा, ये दूसरे एंजाइम लाना होगा। ठीक, तो इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसीलिए स्पेसिफिक यूज किया जाता है। स्पेसिफिक मतलब होती है किसी पार्टिकुलर के लिए वो स्पेशल है, जैसे वो चेंज होगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज में हम लोग अटैच करेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी में क्या होता है कि इफिशियंसी का मतलब होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, यानी इट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। रेट क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है अप टू 10 टू पावर 20। ये ध्यान से देखो, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को 10 के पावर 20 टाइम्स बढ़ाता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, 10 के पावर 20 का मतलब बहुत होता है। जैसे कि अगर सिर्फ 10 के पावर 1 है तो 10 गुना, 2 है तो 100 गुना, 3 है तो 1000 टाइम्स, लेकिन 10 के पावर 20 है तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। यानी अप टू इतने टाइम्स क्या होता है, इसकी इफिशियंसी को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक, जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन्स है, इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी में हाँ 1 लाख बिलियन टाइम्स ऐसे करते हैं, तो इतने टाइम्स वो बढ़ाता है। थर्ड में देखो, तीसरा में लिखेंगे इसकी हमेशा स्मॉल क्वांटिटी की नीड होती है। देखो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट में ये इन्वॉल्व तो होता है लेकिन प्रोडक्ट के साथ आउट नहीं होता है। ये कैटलिस्ट का डिफिनीशन ही है। तो कैटलिस्ट का डिफिनीशन इसीलिए लिखते हैं कि इसकी नो यूज एज प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स के रूप में यूज नहीं होते हैं, इसीलिए इट फर्दर रीयूज्ड। जब फर्दर रीयूज होते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, सो स्मॉल क्वांटिटी आर नीडेड, इसकी स्मॉल क्वांटिटी ही नीड होती है। ओके, लिखो, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल दूं। ठीक,
अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी रेंज जो होता है 25 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बेस्ट कहां पर होता है 30। एंड ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो हमारा क्या होता है 7। ठीक, हाँ प्लीज आप पहले एक बार मेरी बात समझे। पहले बात, जैसे आप सोच लो, हम लोग के बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेशन होते हैं उनको डाइजेस्ट कराने के लिए जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एंजाइम्स कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट अगर एंजाइम अगर वर्क करेगा तो उतना ही जल्दी डाइजेशन होगा, उतना ही हम लोगों के बॉडी में एनर्जी मिलेगा। ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसीजर है। प्लीज मेरी बात पहले सुन लो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब आपको फीवर होता है, ऐसे आपको बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, आपके बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो आपको देखते हैं कि आपको भूख नहीं लगता है। ठीक है, आपको खाने की इच्छा नहीं होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि आपके बॉडी की टेम्परेचर बढ़ने से, हाँ, आपके बॉडी की टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, एंजाइम जो है उसकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा से वर्क नहीं करेगा। जब अच्छा से वर्क नहीं करेगा तो डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा, और डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको डाइजेशन भूख नहीं लगेगा, आपके शरीर में एनर्जी जल्दी जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो इसका अर्थ है कि देख रहे हैं कि आपके बॉडी की टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी घट गया। सिमिलरली अगर आपका बॉडी कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो न ज्यादा टेम्परेचर पर वो अच्छा से काम करता है, न ही कम टेम्परेचर पर अच्छा से काम कर पाता है। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होती है जिस पर वो सबसे अच्छा करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ऑप्टिमम का मतलब होती है एक ऐसा पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर एंजाइम, ठीक है ना, जिसकी वर्क परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हो, उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम कहते हैं। ठीक है, हाँ, द बेस्ट। ओके, और इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी काम नहीं करेगा, कम करेंगे तो भी काम नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है कि ये एक टेम्परेचर है। हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर अगर 25 से 40 डिग्री है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन इससे कम होने पर, इससे ज्यादा होने पर ये ढंग से काम नहीं करता है। और उसमें सबसे जो ग्राफिंग स्केच किया जाता है 37 डिग्री, यानी हम लोग का जो फॉरेनहाइट में 97 डिग्री टेम्परेचर जो होगा, डिग्री फॉरेनहाइट, वही वैल्यू होती है। तो वो हमारा क्या होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे बॉडी के लिक्विड का भी पीएच होता है। तो पीएच की वैल्यू अगर 7 होती है तो ये भी हमारा क्या होता है, बॉडी बहुत अच्छा से काम करता है, एंजाइम बहुत अच्छा से उसकी एक्टिविटी होती है। तो ये ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू 7 होती है। ठीक है ना। तो यहां पर लिखो द बेस्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस of enzymes at a particular temperature called optimum temperature। ठीक, ओके। ओके, और यही कहानी जो होती है पीएच का है। तो पीएच जो है वो ऐसे, अब देखो, एंजाइम्स इनहिबिटर, एंजाइम्स इनहिबिटर,
इनहिबिटर्स। ठीक, देखो एक बात बताता हूं, पहले सुनो। कोई एंजाइम्स है, प्लीज देखो, एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या करता है? रेट को बढ़ाता है। कुछ ऐसे भी सबस्टांस होते हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को और इंक्रीज कर देते हैं, यानी कैटलिस्ट के एक्टिविटी को और इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रोमोटर्स। ठीक, प्रोमोटर्स होते हैं। ये प्रोमोटर्स कैटलिस्ट नहीं है, बल्कि कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाने वाले सबस्टांस को क्या नाम देते हैं? प्रोमोटर्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, यानी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, उसको नाम बोलते हैं इनहिबिटर्स। ध्यान से देखो। और इंक्रीज जो करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोमोटर्स। हाँ, यस। तो यहाँ पर एंजाइम्स जो है वो उसकी कैटलिस्ट एक्टिविटी को डिक्रीज करके इनहिबिटर्स बोलेंगे, और जो इंक्रीज होता है उसी को क्या बोलेंगे? प्रोमोटर्स। तो एंजाइम जो है वो इनहिबिट्स होते हैं, ठीक है ना। यानी मैं यहां पर लिखता हूं कि मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन आर activated by specific enzymes, but some organic molecules decrease the activity of enzymes called enzymes inhibitors। चल, अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म को तो देखो, कोई भी कैटलिस्ट है, केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग। तो बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन, यही केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसी को कौन करेगा काम? एंजाइम्स कैटलिस्ट करेंगे। तो इसको ध्यान से देखो प्लीज। कोई भी एंजाइम्स है जिसके साथ वो रिएक्शन करता है, यानी रिएक्टेंट सबस्टांस, और इसी रिएक्टेंट सबस्टांस का नाम है सबस्ट्रेट। इसको हम लोग एस से लिखते हैं और एंजाइम को कैपिटल लेटर ई से। ये पहले रिएक्शन करता है, इसको हम लोग स्टेप 1 बोलते हैं। और ये एक क्या बनेगा? ES कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप 1 है। प्लीज स्टेप 2 को देखो। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये हमारा एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये फर्दर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट ये
बनेगा, अलग होगा, और इस एंजाइम को फर्दर रीयूज्ड होगा। ठीक है, हाँ, इसको कैसे समझेंगे प्लीज एक बार यहां पर बताता हूं। जितने भी एंजाइम होते हैं, जैसे मान के चलो कि एक एंजाइम को हम ऐसे दिखाते हैं, ये एंजाइम से इसके अंदर इस तरह से जगह खाली रहता है, इसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट लोकेटेड ऑन सरफेस पर इस तरह से एक ग्रुप बना है, तो कोई भी इसके अंदर एडजस्ट कैसे करेगा, या यूं कहो कि इसकी अच्छा से हम ऐसे फोटो बना दें, कुछ इस तरह से, ऐसे एक जगह मान लो ये ऐसा, तो कोई अगर रिएक्शन अगर होता है तो ये हमारा इस तरह से अगर रहेंगे, मान के चलो कि ये रिएक्टेंट है, ठीक, जो इस साइज के हैं, इसको ले जाकर हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये फिट हो सकता है, ये जाकर इसमें क्या होगा, पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो ये रिएक्टेंट है, इसी को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, और ये जाकर इसके अंदर फिट होगा। तो ये एंजाइम्स, और ये इसकी डायग्राम बनाकर बताता हूं। अब ये हमारा पहले इस तरह से था, अब इसी में जाकर ये हमारा फिट हो गया अंदर, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, अब इसके अंदर ये क्या होगा, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब ये धीरे धीरे ऐसे ये ब्रेक करने लगेंगे, ब्रेक होगा तो इस तरह से ये फॉर्मेट होंगे, यहां पर ये ब्रेक होने लगा, ठीक है, ओके। और ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे, और ये हमारा 2 पार्ट ऐसे करके, 2 पार्ट ऐसे ये निकलेंगे, और ये दोनों इससे निकल गए और ये प्रोडक्ट बन गए। इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक, ठीक, हाँ गुड। ये जो इंटरेक्शन होते हैं इसमें, ये जाकर इसमें लॉक जो हो जाते हैं, ये किसके होते हैं, इसमें ड्यू टू एच बॉन्डिंग या हमारा वीक वांडर वाल फोर्स, ये वांडर वाल फोर्स के कारण ऐसे होते हैं। तो यहां पर नोट में लिख देता हूं कि द इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, ठीक है, ड्यू टू वीक एच बॉन्डिंग या वीक वंडर वाल फोर्स, वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी के कारण वो अट्रैक्ट होता है।
अपोजिट फोर्स नहीं है, इनके और इनके बीच में इंटरेक्शन जो होगी वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, ठीक। जैसे आप देखो तो लॉक और की कैसे होते हैं, यानी एक लॉक में एक ही की का यूज होते हैं, इसीलिए ये लॉक की मॉडल भी बोलते हैं, ठीक। एक वीक एंड एक स्ट्रॉन्ग नहीं नहीं, और ये जो दो प्रोडक्ट मिल गए यानी ये ब्रेक हो गया, ठीक है। मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं, प्लीज आप थोड़ा और समझो कि सपोज करो कि दो मोलेकुल्स हैं, इस तरह से ऐड हैं, ये रिएक्टेंट है। अगर मैं छोटा सा एक बात बोल दूं, ओके, और इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है, इसका अर्थ है कि इसकी बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ देना है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो एंजाइम क्या करेगा कि उसके पास एक ऐसा एक्टिव साइट है जिसमें जाकर ये सिर्फ क्या हो जाए, लॉक हो जाए, यानी वो यूं कहो कि उसके जगह पर ऐसा जगह खाली हो, यानी ये ऐसा भरे, इसी में जाकर वो फिट हो जाए, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, ऐसे जाकर लॉक हो गया, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इसी के बीच में यहाँ पर जो ये अटैचमेंट है वो कौन किसके कारण फिट हो गए, तो वीक वंडरवाल या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। और फिर इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो ये हमारा क्या, किसमें अब ब्रेक हो गए, तो अभी ये प्रोडक्ट में चेंज हो गए, ठीक है। तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, अब फिर से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और ये प्रोडक्ट ऐसे, यही इसकी मॉडल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हाँ, इमेल फिशर, तो देखो यहाँ पर एंजाइम के ज्यादा डिटेल्स थोड़ा सा, हाँ, टर्शियरी एंजाइम ही होते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसमें डेप्थ जो है वो बायोलॉजी वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे, जितनी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है मैंने वो सब चीज बता दिया। बहुत अच्छा, ये ओनली टर्शियरी प्रोटीन एज ए एंजाइम, गुड, क्योंकि ग्लोबुलर मैंने बताया ही है, ठीक है। ग्लोबुलर जो होते हैं वो हमारा 3 डिग्री होते हैं, तो इसलिए उसको बना, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए थैंक्स। तो ये कहानी हो गया हम लोग का एंजाइम्स का, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छा, देखो बायोलॉजी की जो टीचर है इससे पूरे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाएंगे, हमने लोग स्ट्रक्चर पढ़ा दिया बस, ज्यादा इसमें केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। और मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि आई एम नॉट ए बायोलॉजी टीचर, हमने कभी बायोलॉजी भी नहीं पढ़ा है, ठीक। अब लिखेंगे हम लोग विटामिन्स, तो विटामिन्स के बारे में चलो लिखना शुरू करो, विटामिन्स, हो गया। विटामिन्स जो है एक वाइटल टर्म है और प्लस एमाइंस लिखते हैं।
विटामिन क्या होता है? इट इज ए ऑर्गेनिक सबस्टांस, ये एक ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अरे छोटे छोटे टर्म सब मिल जाएगा। ये एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है। हम लोग के जो लिविंग बीइंग में बॉडी इज ब्लर, प्लीज आप देखो, एवरीथिंग ओके, बस 10-15 मिनट है, इसको वेट कर लो। कल से मस्त हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आप देख लो कि हम लोग के बॉडी में जितने भी प्रोटीन, विटामिन, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे बॉडी में भी विटामिन होते हैं, लेकिन सबसे स्मॉल अमाउंट में अगर कोई न्यूट्रिएंट मिलता है तो वो हमारा क्या होता है? विटामिन होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे स्मॉल अमाउंट में, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स, यानी स्मॉल अमाउंट में विटामिन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? ओके। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, डिफिशियंसी, बट इसकी बहुत जरूरी होती है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कॉज डिजीज, ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, जितने भी विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं मिलते हैं, यानी मोस्ट ऑफ विटामिन मीन्स आर नॉट formed या not synthesized in our body. ठीक है? It is taken, these are taken through diet. ये डाइट के थ्रू लिया जाता है। ठीक, हो गया? अब देख लो, जैसे इनकी सोर्स जो होती है उसी तरह से इनकी नेमिंग भी होता है। जैसे नेम ऑफ विटामिन, नेम्स ऑफ विटामिन क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है? विटामिन के होता है ना, और कुछ ऐसे इसके सब्सक्रिप्ट लगे रहते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B6, B12। ठीक है? कुछ इस तरह से और भी सब्सक्रिप्ट लगे रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन on the basis of solubility। तो दो होते हैं, वाटर सोलुबल और दूसरा होता है फैट सोलुबल। ठीक, ओके। तो वाटर सोलुबल
और फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल में कौन होते हैं, ठीक है। तो बस इतने जान लो कि वाटर में जो भी सोलुबल होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी और सी होते हैं। इसके अलावा सभी क्या होते हैं, फैट सोलुबल होते हैं। यानी इसको शॉर्ट ट्रिक्स में मैं बोलता हूं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, WBC लिख लो। W बोले तो वाटर, अब BC का मतलब है विटामिन। तो वाटर सोलुबल क्या है, BC लिखेंगे। अब बाकी जो है ऑल एन अदर्स आर, एंड ऑल एन अदर्स आर फैट सोलुबल। जैसे A, E, D, K, कुछ इस तरह से। ठीक। हम लोग को विटामिन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफिशियंसी ऑफ किस विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है, ये हम लोग का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, हाँ वही बी है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होती है, डिजीज होती है, यही आपको याद रखना है। ओके, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे घर में दो दो डॉक्टर लोग हैं, ठीक है। तो डॉक्टर है तो उन लोगों को मैंने बुक देखा है, तो एक एक मोटे मोटे बुक है विटामिन के लिए। तो वो डॉक्टर जो है वो पढ़ेंगे, हम लोग को जो पढ़ना है वो एक पेज का है। तो ज्यादा हम लोग को डिटेल्स नहीं जानना है, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अरे इसको खत्म होने दो बाबा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो इसकी हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। और इससे जो होगा वो डिजीज, डिजीज का स्पेलिंग बहुत टफ है, ठीक है। डिजीज का स्पेलिंग लिख लेना ढंग से। ओके, यहां पर एक ऐसा बना दो, इधर लिखेंगे नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन। और इसके कमी से कौन सा डिजीज होगा, और इसका सोर्स कहां पर मिलता है, एक। तो ये हम लोग का पहला पढ़ेंगे विटामिन ए। इसका नाम है एक रेटिनॉल, ठीक है। और इसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। इससे कौन बीमारी होगा, नाइट, ठीक है। और एक है, इसको लिखते चलो, ठीक है। एक और नाम है जेरोफ्थैल्मिया, यानी हार्डनेस ऑफ
ये आंख की जो रेटिना जो होती है, ठीक है ना, हार्डनेस ऑफ रेटिना ऑफ आईज, जिसको हम लोग जेरोथैल्मिया बोलते हैं। ठीक, चलो, ये मिलता कहां पर है, तो फिश में, और फिश के खास करके लीवर में, ठीक है ना। ये मिल्क में, कैरट में, गाजर में, ये सब बनता है। इसको लिखते चलो, विटामिन B1, इसको हम लोग थायमीन बोलते हैं। इससे जो बीमारी होता है बेरी बेरी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, इसको क्या बीमारी होता है, बेरी बेरी का होते हैं। ठीक, अच्छा, इसके कमी से मेनी डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, ठीक, ये सब कहां पर मिलता है, एग में मिलता है, ठीक है, मिल्क में मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, ये सब इसकी बेसिक सोर्स है। हाँ, मीट में भी मिलता है, चिकन खाओ, विटामिन B1 मिलेगा, ठीक है ना। विटामिन B2, ठीक, इसका नाम है राइबो राइबोफ्लोलेविन। इससे क्या होता है, डार्क रेड ऑन टोंग, ये इसकी कमी से ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ज्यादातर कहां पर मिलेंगे, ईस्ट में, मिल्क में, ठीक है ना, वाइट लीवर ऑयल में, ठीक है। अब वेजिटेबल में सब मिलते हैं, ठीक, प्लीज इसको लिखते चलो। एक आता है विटामिन B6, इसका नाम है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन,
ठीक। ये सब क्या है, वेट, मैच, ठीक है ना, ग्राम्स, ठीक है, थोड़ा बहुत राइस, वेजिटेबल, ये ज्यादातर वीकनेस इन बॉडी, इसमें बहुत बीमारी आते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, अब बताते हैं विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है ना, ये सोर्स किस चीज का है, ये भी वेजिटेबल का, एग में, मीट में, ठीक है ना, ये सब मिलेगा। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन से बीमारी कौन होता है, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। विटामिन C को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक नोमेनक्लेचर का, ठीक है ना। जितने आपको जूस वाले फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसमें मिलेंगे, ग्रेप्स में मिलेंगे, ठीक है ना, लेमन में मिलेंगे, ठीक है। ये जो मिर्च जो खाते हो तीता लगता है, उस सब में मिलता है। आंवला जो खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये मिलते हैं। ठीक है, इसके कमी से एस्कॉर्बिक नोमेनक्लेचर का बीमारी होता है। एक आता है विटामिन D, इससे रैकेटनेस बीमारी होता है बच्चे में खास करके, ठीक है। ये विटामिन E, ठीक है, इससे स्टेरिलिटी नोमेनक्लेचर का बीमारी होता है। जितने भी अंकुरित बीज है, ठीक है ना, वो सभी से ये इसकी सोर्स होती है विटामिन E का।
एक आता है विटामिन एच, विटामिन एच जिसको क्या बोलते हैं बायोटीन। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अपना कोई बुक्स देखेंगे उसमें जो भी विटामिन से रिलेटेड डिजीज होगा वो प्लीज एक बार वो याद कर लेना, ठीक है ना। तो आज लेक्चर में यही खत्म करता हूं। कल से हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे और एक छोटा सा लिपिड टूपिड है तो वो पढ़ेंगे। आप लोग को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अपने से पढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट है तो सैटरडे को हम आपको इसकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा बायो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से और आपको एमिनो एसिड न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है ना। ये जो है लिपिड है, हार्मोन्स है, विटामिन है, इससे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब बायोलॉजी वाले हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आप लोग का आज का एंडिंग ऑफ लेक्चर। कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैन सर आगे क्या देखो तो वीडियो इज ब्लर, अब तो इंडे हो गया, इसको क्लीन है क्या। जैन सर आगे क्या, हाँ सर, हाँ जैन सर आगे क्या ये होने वाला है फिजिक्स का। अभी फोन आया था सर का, ठीक है। 12 बजे मैथ का लेक्चर होगा आपका, 2:15 में फिजिक्स का होगा। ओके चलो, एंड द मीटिंग।